मेरी तैनाती ऐसी जगहों पे रही, प्रयागराज में भी था मैं जब वहाँ अतीक अहमद वहाँ रहते, इसी तरह मैं बनारस का भी डीआईजी बना तो वहाँ मुख्तार अंसारी का घर था। फिर वहाँ जब गोरखपुर का डीआईजी बना तो वहाँ वो शहाबुद्दीन नाम का एक बड़ा अपराधी था बॉर्डर पर सीवान का। और जब फर्रुखाबाद जालौन की तरफ तैनात हुआ तो वहां तो दर्जनों डाकू गिरोह, इटावा में मैं जो एसएसपी बना तो घोड़े वाले डाकू मिलते थे, तो उनसे रात में गोलियां चलती थी। पहले क्या होता था कि आपको याद होगा, अपहरण हो जाता था घर से किसी व्यापारी का, उसके लड़के का, और फिर फिरौती के लिए कॉल आती थी, इतने लाख इतने करोड़ दे जाओ तो लड़के को ले जाओ। फिर याद होगा कभी कभी ऐसा भी होता था कि बस और ट्रेन, ट्रक, ये रास्ते चलते रात में लुट जाते थे। एकाएक 10-12 बदमाश आते थे और रास्ते चलते किसी ट्रेन में घुस गए और सबको लूट लिया। याद है आपको, वो रोडवेज की बसें कभी कभी लूट जाती थी। फिर एक नारा चला था, याद करिए, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। यानी कि जो सड़क के किनारे की, रेल की पटरी के किनारे की, तालाब की, चरागाह, बंजर, कोई भी उस पे लोग कब्जा कर लेते थे। मुख्तार अंसारी रहने वाला है वहां का, मऊ का, गाजीपुर का, लेकिन उसकी वसूली चल रही है झांसी में, दिल्ली में, बंबई में। मतलब एक तरीके से कहे तो पूरे प्रदेश में वो अपना आतंक जो है वो दहशत, और वहां से पैसा लेकर यहाँ कोई गरीब के यहाँ शादी पड़ी तो उसने 10,000 रुपए दे दिए। तो एक तरह से अपने को हीरो बनने की। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा से ही एक सियासी मुद्दा बना रहा है। सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए काम करती आ रही है, लेकिन कई बार पुलिस की कार्रवाई पर विपक्ष सवाल उठाता आया है। ऐसे में तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सूर्य कुमार शुक्ला जी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम के सलाहकार और तमाम कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। हम बात करते सर, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो कैसे हैं आप, ये बताइए। थैंक यू वेरी मच बहन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कुछ उत्सुकता उस मुद्दे पर दिखाई जो आम जनता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक कहावत है कि इट इज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एनी स्टेट टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ पीपल। जान माल की हिफाजत पहला फर्ज होता है सरकार का। तो वो चिंता आपने प्रकट की, जिससे हर आदमी चाहता है कि भाई हम निकलें घर से तो सुरक्षित रहें और घर में भी सुरक्षित रहें। बहुत प्रासंगिक विषय है, पूछिए आप क्या जानते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि आप तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को संभालने की आपके ऊपर जिम्मेदारी रही है। कई बार पुलिस की कार्रवाई होने पर अपराधियों पर जब आप लोग लगाम लगाते हैं तो सवाल उठने लगते हैं। 2017 के पहले की कानून व्यवस्था, शुरुआत यहीं से करते, 2017 के पहले की कानून व्यवस्था और अब 2026 की कानून व्यवस्था में क्या फर्क सबसे पहले नजर आता है आपको? आप तो खुद ही याद कर रही होंगी कि सन 2017 के पहले और बाद के सुरक्षा वातावरण में बहुत अंतर है। और बधाई का विषय आपको और सारे दर्शकों को, श्रोताओं को ये है कि इसमें गुणात्मक सुधार हुआ है। पहले क्या होता था कि आपको याद होगा, अपहरण हो जाता था घर से किसी व्यापारी का, उसके लड़के का, और फिर फिरौती के लिए कॉल आती थी, इतने लाख इतने करोड़ दे जाओ तो लड़के को ले जाओ। फिर याद होगा कभी कभी ऐसा भी होता था कि बस और ट्रेन, ट्रक, ये रास्ते चलते रात में लुट जाते थे। एकाएक 10-12 बदमाश आते थे और रास्ते चलते किसी ट्रेन में घुस गए और सबको लूट लिया। याद है आपको, वो रोडवेज की बसें कभी कभी लूट जाती थी। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर इतनी जगह दंगे हो जाते थे। कभी कानपुर में दंगा हो गया, कभी मुरादाबाद में दंगा हो गया, कभी मुजफ्फरनगर में, और महीनों चला करते थे। और लड़ाई हो रही है, आग लगाई जा रही है। याद है आपको? तमाम सांप्रदायिक हिंसाएं हुआ करती थी। हाँ, तमाम सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो जाती थी। लखनऊ में भी आपको याद होगा कई बार यहाँ भी सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। और उससे भी ज्यादा जरूरी कि जैसे माफियागिरी वाली बात, कि कुछ गुंडे होते थे, वो अपने एरिया में जहां झंडा गाड़ देते थे, वो ये
वो किसी आदमी की जमीन होती थी, उस पर वो अपना झंडा गाड़ देती थी, मेरी ये बाउंड्री वॉल कर लो। अब वो आदमी जा रहा है, कोई सुन नहीं रहा, वो कह रहा मैं राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, सत्ता में मेरी पार्टी है, मैं अभी मुख्यमंत्री जी को फोन मिलाता हूं। परेशान लोग हो जाते थे। इतना ही नहीं, फिर एक नारा चला था, याद करिए, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। यानी कि जो सड़क के किनारे की, रेल की पटरी के किनारे की, तालाब की, चरागाह, बंजर, कोई भी उस पे लोग कब्जा कर लेते थे और फिर उस पे कहते थे कि यहाँ हम फ्लैट बना देंगे, यहाँ दुकानें काट देंगे। तो पहले से बहुत सुधार है और अच्छी बात है। मैं कामना करता हूं कि ये सुधार निरंतर और होता रहे। ये एक समय का आपको याद हो कि आज से 10-20 साल 25 साल पहले कभी चंबल के डाकू होते थे, इटावा, भिंड, मुरैना, आगरा, जालौन, फतेहगढ़, फिर कभी बांदा, चित्रकूट में वो ददुआ गैंग और वो कोकिया गैंग और तरह तरह गैंग होते थे। अब कम से कम गनीमत है, धीरे धीरे वो गैंग इतिहास की बात हो गए। आपने माफियाओं की बात करी, जैसे कि बड़े बड़े माफिया रहे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे लोग रहे हैं। तो जब जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिलाने का काम किया, तो कैसे इनके इरादे किस तरीके से, इन्होंने अपने राज्य में किस तरीके से, क्या पूरा आतंक फैला रखा था अपने उसमें? इनकी एक बड़ी चालाक शैली, कहता हूँ, चालाकी की शैली थी कि जहां रहते थे वहां लोगों को वहां परेशान कम करते थे। जैसे रहने वाला मान लो प्रयागराज का है, तो उसकी वसूली कहाँ चल रही है? चंडीगढ़ में। अपहरण कहाँ हो रहा है? दिल्ली में, गुड़गांव में। मान लो मुख्तार अंसारी रहने वाला है वहां का, मऊ का, गाजीपुर का, लेकिन उसकी वसूली चल रही है झांसी में, दिल्ली में, बंबई में। मतलब एक तरीके से कहे तो पूरे प्रदेश में वो अपना आतंक जो है वो दहशत, और वहां से पैसा लेकर यहाँ कोई गरीब के यहाँ शादी पड़ी तो उसमें 10,000 रुपए दे दिए। तो एक तरह से अपने को हीरो बनने की, कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं। वहां के लोग कहते थे कि बहुत शरीफ हैं, बड़े अच्छे हैं, और बाहर से लूट के लाते थे, पूरे प्रदेश का, देश का माहौल खराब कर देते थे। तो ये चालाकी की शैली थी। इसी तरह दूसरा एक लक्षण था इन लोगों के, कोई गरीब आदमी है, उसकी विवादित जमीन को सौदा कर लेते थे। एक आदमी को पकड़ा, उससे जमीन लिखा लिया, चौथाई जमीन लिखाया और पूरे पे कब्जा। और अगर वो कहे तो उसको डरा देते थे, तुमको मार देंगे, तुमको अपहरण करके खत्म करा देंगे। और इन लोगों ने दर्जनों क्राइम किया। और हमारी न्याय व्यवस्था में थोड़ा दंड मिलने में टाइम लगता है, स्लो है, विलंबित न्याय है हमारे देश का, तो उसका फायदा उठाते थे। कोर्ट में फाइलें जाती हाँ, कोर्ट में तो कई कागज गायब करा देते थे, सबूत का पन्ना फड़वा देते थे। और इतना ही नहीं, कोई महंगा वकील, एक नहीं कई वकील खड़ा कर देते थे और उससे अपना केस में बरी हो जाते थे। तो बड़ा इनका यही इलाज था कि जैसे आपने सुना कि इनके कब्जा किए हुए मकानों को जब हम लोग कुर्क कराते थे, तो ये घुमा कर, चालाक होशियारी करके अदालत से आदेश ले आते थे और हम लोग मजबूर हो जाते थे। बिल्कुल सर, आप तो पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखते थे। आपके समय में कौन सा ऐसा अपराधी था जो आप लोगों के समय में आपकी नाक में एकदम दम करके रखा था? कौन ऐसा कि भाई ये तो बड़ा कई सीधा मेरी तैनाती ऐसी जगहों पे रही। प्रयागराज में भी था मैं, जब वहाँ अतीक अहमद वहां रहते। इसी तरह मैं बनारस का भी डीआईजी बना तो वहां मुख्तार अंसारी का घर था। फिर वहां जब गोरखपुर का डीआईजी बना तो वहां वो शहाबुद्दीन नाम का एक बड़ा अपराधी था बॉर्डर पर, सीवान का। और जब फर्रुखाबाद, जालौन की तरफ तैनात हुआ तो वहां तो दर्जनों डाकू गिरोह। इटावा में मैं जो एसएसपी बना तो घोड़े वाले डाकू मिलते थे, तो उनसे रात में गोलियां चलती थी। करीब सैकड़ों बार मेरे जीवन में गोलियां चली आमने सामने। और आज मैं आपके सामने बैठा हूं तो बस भगवान की कृपा ही है कि वो दाहिने या बाएं से निकल गई, गोली लगी नहीं। और कभी कभी तो लग भी गई। ऐसा हुआ कि इलाहाबाद में दंगा हुआ तो बम चले, तो बम का एक टुकड़ा हमें भी लगा, 2-3 जगह लगा, चेहरे पर भी लगा, हाथों में भी लगा। फिर उन लोगों को हम लोगों ने जवाब दिया, बराबर गोली का जवाब गोली से देना पड़ता है। तो लेकिन हरदम मैंने ये बात का ध्यान रखा कि भले आदमियों से अच्छा व्यवहार रखा जाए, गुंडों बदमाशों को
पूरी सख्ती की जाए, लेकिन गाली गलौज और मारपीट ये सब पुलिस के काम नहीं है। ये कानून से हम लोगों को चलना चाहिए। हम में और गुंडों में ये अंतर है कि हम कानून से चलते हैं, वो लोग मनमर्जी से चलते हैं, तो इसीलिए उनका जल्दी खात्मा होता है, जल्दी ब्लंडर करते हैं। मतलब आपके समय में अगर आपकी बात की जाए तो आपको भी कई सारे ऐसे जब हिंसाएं हुई, दंगा हुए या फिर कोई भी कुछ भी हुआ तो आपको भी कई बार जो है घटनाओं के दौरान चोटें लगी, गोलियां तक लगी हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बताया ना कि बम के टुकड़े लगे और कई बार ऐसा हुआ कि गोलियां अगल बगल से निकल गई। तो जैसे एक बार तो दिन में 4 घंटे सामने गोलियां चली गैंग से, सीवान में जब शहाबुद्दीन गैंग से मुठभेड़ हुई, या इटावा फतेहगढ़ में जब चंबल के डाकुओं के साथ मुठभेड़ हुई, तो रात में दिन में कई बार गोलियां चलती थी, घंटों चलती थी, लेकिन बस वो ऊपर वाले की मेहरबानी की जान बच गई और आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ। सर, तो इनकाउंटर पर बार बार सवाल क्यों उठते हैं? पुलिस प्रशासन तो जो है वो अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए उनकी वो जो आतंक मचा रखते हैं उसके बचाने के लिए लोगों को इनकाउंटर करते हैं। इनकाउंटर पर बार बार सवाल क्यों खड़े होते हैं? इसलिए उठते हैं, कहते हैं, लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है कि पुलिस तो आजाद है, किसी का भी इनकाउंटर कर देती। क्या पुलिस कभी ऐसा होता है कि किसी का भी इनकाउंटर कर दे? देखिए, अभी आप पूरा उठा के देख लीजिए कि ज्यादातर हरदम हम लोगों ने अपने करियर के दौरान ये ध्यान रखा कि उन्हीं लोगों के साथ इनकाउंटर हो जो 2 दर्जन से ज्यादा बार अपहरण, हत्या, बलात्कार, इस तरह की घटनाएं कर चुके हैं। उन्हीं को ढूंढा जाए, उन्हीं पे इनाम घोषित कराया जाए, और जो इनकाउंटर होता है वो फरार अपराधियों के साथ होता है। ये नहीं कि कोई घर में रह रहा उसके साथ इनकाउंटर होने लगा, जो काफी समय से फरार हो जाते हैं, कानून में आकर मुकदमा लड़ने के बजाय, जमानत कराने के बजाय फरार हो जाते हैं कानून से। तब फिर पुलिस उनको ढूंढती है, जब उनके करीब जाती है वो गोली चलाते हैं पुलिस के ऊपर, तब सामने सामने की लड़ाई होती है, उसको इनकाउंटर कहते हैं। और ये पूछा आपने कि क्यों आरोप लगते हैं, ज्यादातर होता यह है कि गुस्सा होती है उन लोगों को जिनके घर का आदमी कोई मर गया या घायल हो गया, तो उनके पास यही रहा, अरे मेरे बेटे के ऊपर तो विरोधी पार्टी के लोगों ने झूठे आरोप मुकदमे लिखा दिए थे, तो वो यही कहते हैं, उनके पास और कोई जवाब होता नहीं, क्योंकि वो जो वास्तव में गुंडा बदमाश है वो घर में तो बताता नहीं है कि हाँ मैंने लूट लिया, हाँ मैंने मार डाला। घर में तो बताएगा कि नहीं नहीं, अरे मैं तो बस खाली मौजूद था, मेरे और जानने वालों ने मार दिया, यानी अपने को बेगुनाह ही बताता है। तो इसके कारण उसके घर वाले भी पैरवी शुरू कर देते हैं, बेचारा बड़ा सीधा है और देखिए पुलिस वालों ने उसको मार दिया या घायल कर दिया। तो ज्यादातर ये पुलिस पर नाराजगी के कारण आरोप लगते हैं। शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है, कह रहे पुलिस ढूंढ नहीं पा रही शाइस्ता परवीन को, बेटे के जनाजे तक में कोई शामिल नहीं। देखिए, अपने देश का, प्रदेश का वातावरण ऐसा है कि जैसे आप देखिए थोड़ी दूर पर नेपाल है, यहाँ से 4 घंटे का रास्ता पकड़िए और नेपाल चले जाइए, और वहां पुलिस नहीं जाएगी क्योंकि वो दूसरा देश है। तो इस प्रकार बहुत से अपराधी हमारे यहाँ जो ज्यादा सातिर हैं और नहीं गिरफ्तार होना चाहते, वो बड़ी आसानी के साथ नजर बचा के, खुला बॉर्डर है, आने जाने में कोई रोक नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं देखा जाता, कोई पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं, नेपाल चले जाते हैं। और वो अब क्या करिएगा, वो सालों साल वहां छिप के नाम बदल के रहने लगते हैं, रहते हैं, वहाँ की नागरिकता ले लेते हो, वहां की नागरिकता लें ना लें, नागरिकता लिए बिना नागरिकता लिए भी भारतीयों को रहना अलाउ है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ कोई पासपोर्ट नहीं लगता। तो इस प्रकार एक तरह से वो मित्र देश है, इसका फायदा उठाकर वहाँ रह लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो है जीरो टॉलरेंस नीति का दावा करती है और उसी के तहत काम भी कर रही है, तमाम अपराधियों पर लगाम भी लगे हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? बताया तो मैंने कि सन 2017 के बाद बहुत गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, लोगों में सुरक्षा का वातावरण बहुत अच्छा बना है। आपको याद होगा जैसे ही इस 2017 में नई सरकार बनी थी, ऑपरेशन मजनू चला था कि स्कूलों के सामने, पार्कों में, सब जगह पुलिस लगा दी गई कि कोई लड़कियों के साथ छेड़खानी न करे, कोई दुपट्टा न खींचने लगे, और खींचे तो पुलिस वहीं गिरा करके उसको उसका इनाम दे दे, अदालत में पेश करके जेल भिजवा दे। तो जब
नीयत साफ होती है कि नहीं हमें छेड़खानी बर्दाश्त नहीं है, जीरो टॉलरेंस है, तो कंट्रोल हो जाता है। और अगर आप हल्के में लेंगे और कह देंगे कि अरे बच्चे हैं गलती हो जाती है, तो हल्के में लेंगे आप तो होता रहेगा, बच्चे भी मनबड़ हो जाएंगे। 27 में चुनाव आने वाले, ज्यादा नहीं बढ़ाते, और 27 में चुनाव आने वाले क्योंकि आप तो निजी सलाहकार भी हैं, और ऐसे में किस तरीके से कह रहे हैं कि इस बार चुनाव जो है बहुत भारी होने वाला, मुश्किलों से गुजरने वाला, क्योंकि 2 सीढ़ियां जिस तरीके से पार करके आए, तीसरी पार करना बहुत मुश्किल होने वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। किस तरीके से देखते हैं, क्या सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है? देखिए, पब्लिक को अच्छी तरह याद है कि ये पार्टी जो वर्तमान में है और दूसरी पार्टियां जो आने की कोशिश कर रही हैं, यद्यपि कोशिश सबकी रहती है लोकतंत्र में, उसको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, यही लोकतंत्र है। चुनाव हो, जनता से अप्रूवल लिया जाए कि किसकी सरकार अच्छी है, किसकी पार्टी अच्छी है, लेकिन जितनी ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था की है और जितने नए नए काम सरकार ने किए हैं, तो मुझे विश्वास है कि अंततः पब्लिक ये नहीं चाहेगी कि दोबारा गुंडागर्दी का शासन हो, फिर से उसी तरह कब्जे होने लगे, फिर से लूटपाट होने लगे। तो मुझे विश्वास है कि ये जनता अंत में, हाँ ये होता हरदम कि समय बीतता है तो किसी को शिकायत होती है। अरे सर, कॉन्फिडेंस आया है 24 के बाद से, कह रहे 37 सीटों से इस बार हम पूरी तरीके से सफाया उत्तर प्रदेश से करने वाले हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है, लेकिन एक बात और होती है, लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग अलग होते हैं, और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस राज्य सरकार की होती है वो राज्य सरकार में देखी जाती है, वो लोकसभा का विषय अलग होता है, लोग जानते हैं। और दूसरा, कैंडिडेट पर बहुत डिपेंड करता है कि कैंडिडेट से अगर लोग संतुष्ट हैं, अच्छा काम कर रहा है, तो उस पर भी। और ये मुझे विश्वास है कि जितना आप सोचिए ना कि क्या इस प्रकार की कल्याण योजनाएं कि फ्री राशन कितने को देश में 80 करोड़ लोगों को मुख्यमंत्री जी इस बार 50,000 रुपए भी महिलाओं को दे रहे, उन्होंने भी कह दिया है 40,000 देंगे, जिता दीजिए आप हमें। वो सशक्तिकरण की व्यवस्था है कि महिलाओं को और सशक्त बनाया जाए। और दूसरा, एक और आपने सुना होगा कि नित नई कल्याण योजनाएं, पहले कभी आपने किसी ने मांगा तो नहीं था कि शौचालय बनवा दो प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी, कहा नहीं किसी ने ये भी नहीं कहा था हमें घर बनवा के दे दो, लेकिन बिना किसी ने ये भी नहीं कहा था कि किसान सम्मान निधि हमको दे दिया करो। अपनी तरफ से सरकार ने ये तमाम कल्याण योजनाएं शुरू की, किसी ने मांगा नहीं था, उन्होंने कहा गरीबों को 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया जाए। तो लगातार सरकार कल्याणकारी कार्यों की ओर बढ़ रही है। तो मुझे विश्वास है कि अंततः जनता क्या चाहती है, कल्याण चाहती है, जनता का बेटरमेंट, बेहतर सुरक्षा, तो उसकी ओर लगातार काम चल रहा है। तो मुझे विश्वास है कि बाकी तो घर के अंदर आप देखते हैं 5 लोग रहते हैं तो उनमें भी शिकायतें होती हैं। कह रहे हैं कि अयोध्या में कहते थे कि हम राम को लाए हैं, मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया, बड़े आरोप लगा रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस बार प्रभु श्री राम माफ नहीं करेंगे। तो आपने देखा तो जिन लोगों ने चोरी की उनको तुरंत पकड़ लिया गया। एसआईटी पे भरोसा क्यों नहीं सर, एसआईटी पे भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा किसी को नहीं हो रहा? विपक्ष को लगातार आरोप लग रहा है, मुझे एसआईटी पे मुझे भरोसा नहीं है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, कमी निकालना, ढूंढना, ना मिले तो बना के बताना। तो ये विपक्ष को बनाने दीजिए, बताने दीजिए। और जहां तक चोरी का मामला था, तो कुछ बैंक में जो टेम्परेरी कर्मचारी काम कर रहे थे, संविदा पर थे वो, तो वो 8 आदमी पकड़ गए जो गिनते समय चुरा लिया करते थे, और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके बरामद करके सामान जेल भेज दिया गया। अब इसमें क्या संदेह रह गया कि क्या आपके घर में कभी कभी नौकर चोरी कर लेते हैं तो क्या उनको नहीं आप पकड़वाते हैं? क्या उसे कहते हैं मालिक ही चोर है? अरे जिसके घर में चोरी हो गई तो जो कोई चोरी करता है उसको पकड़ लिया जाता है। तो वो सफलतापूर्वक हो गया। अब तो मैं समझता हूँ इसकी कोई शिकायत भी किसी को नहीं है। अभी तो मुद्दे और है सर, यूजीसी रोल बैक के नारे लगातार लग रहे हैं, श्रवण वर्ग समाज के लोग जो है वो गुस्से में है, आक्रोशित में है। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद लखनऊ की सड़कों पर भी उतर आए हैं, कह रहे हैं कि यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। आप इसके समर्थन में है? देखिए, जहां तक ये वाला मुद्दा, हाँ, इस वाले में आप समर्थन में है या नहीं? वही बता रहा हूँ, जहां तक ये मुद्दा है, ये एक संवेदनशील मुद्दा है। इसमें क्या है कि जो समाज में गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई थी। और कुछ लोगों को इसमें आपत्ति है, खास तौर से सवर्ण लोगों को, कि
दुरुपयोग ना हो जाए। तो ये दोबारा कि हमारे बच्चों की हमारे भविष्य में न दुरुपयोग ना हो जाए, ठीक है, उनकी भी चिंता वाजिब है। और इस सारी व्यवस्था में लोकतंत्र की यही विशेषता है कि जिसको भी कष्ट होगा बोलने की आजादी दी गई है और वो अपनी बात कहेगा, प्रदर्शन करेगा, प्रदर्शन की छूट है। तो ये भारत सरकार के स्तर पर इस पर विचार चल रहा है और सबकी बात सुनकर एक मध्यम मार्ग जिसमें किसी को तकलीफ ना रहे, आप देखिएगा इसका समाधान जल्दी ही निकलेगा। फिर बात ये भी हो जाती है ना कि जब इतने बड़े बड़े जैसे काला कानून बोले 3 किसानों के हित में कानून आए थे, इसके बाद ये आ गया, तो फिर जब विरोध प्रदर्शन होता है तो फिर इन्हें रोक लगानी पड़ती है या फिर इन्हें वापस लेना पड़ता है? फिर यही होता है कि सोचे समझे बिना ये कानून लेके आ जाते हैं क्या? नहीं, ये जो बात आपने देखा जैसे किसानों वाला, तो इसमें आपको तारीफ करनी चाहिए कि देश की सरकार अगर इतनी संवेदनशील है कि पहले देखा कि कितने लोग प्रभावित हैं, जब लगा कि नहीं ये ज्यादा संवेदनशील पब्लिक को परेशान कर रहा है मुद्दा, तो सरकार ने उसे वापस ले लिया। और अगर ये लगता कि नहीं केवल थोड़े से निहित स्वार्थी लोग हैं जो हल्ला मचवा रहे हैं, तो फिर नहीं वापस लेते। मतलब जनता की, आम जनता की भावना क्या है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में आम जनता की भावना ही सबसे बड़ी है, महत्वपूर्ण है। उसी से सरकार बनती है, उसी से बदलती है। तो किसानों का भी यही मुद्दा रहा, यही इस बार भी हो रहा है कि चाहे यूजीसी रोल बैक का मुद्दा है, चाहे आरक्षण का मुद्दा है, बृहत्तर जनता का हित किस विषय में सुरक्षित रहेगा, वो अगर लगेगा कि नहीं ये परिवर्तन कर लिया जाए तो वो कर लिया जाएगा, क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकार है। और वो जहां तक विपक्ष की बात है, देखिए वो तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आरोप लगाते रहते हैं। ठीक है। आपके हिसाब से जिस तरीके से आरक्षण खत्म करने की मांग भी उठने लगी है, क्या कहेंगे? बताया ना कि दोनों बात जरूरी है कि उन लोगों को भी समाज की मुख्य धारा में लाना जरूरी है जो बहुत गरीब, बहुत पिछड़े हैं समाज में, और उनका भी समायोजन करना जरूरी है कि जो पढ़ने में बहुत तेज हैं लेकिन रिजर्वेशन की वजह से छट जा रहे हैं। तो इसका एक मध्यम मार्ग निकालना है कि कोई भी मेरिटोरियस बच्चा छूट ना जाए और कोई भी बहुत जो पिछड़ा है, पिछड़ी जातियां हैं, गरीब बच्चे हैं, वो भी छूट न जाए, उनको भी समाज की मुख्य धारा में धीरे धीरे शामिल कर लेना है। क्योंकि देखिए अपना सुखी समाज तभी तो बनेगा जब हर जाति, हर धर्म, हर समाज के लोग आगे बढ़ें। तो संतुलित विकास भी होना है और किसी के साथ अन्याय भी ना हो। तो दोनों बातों का समन्वय करके कोई निर्णय उम्मीद है सरकार जल्दी ही लेगी। बिल्कुल। और इस बार चुनाव जो है वो जनता सोच समझ कर वोट करने वाली है आपके हिसाब से? बिल्कुल, बहुत ये बड़ी खुशी की बात है कि जनता धीरे धीरे बहुत जागरूक हो गई है। और जब से सोशल मीडिया का प्रचलन हुआ है, हर कोई अपनी भावना मिनटों में लिख करके वायरल कर दे रहा है। और एक तरह से अच्छी बात, यद्यपि इससे कुछ उथल पुथल बचती है, कुछ लोग कहते हैं बहुत गलत कहा, कोई कहा नहीं बहुत अच्छा कहा, लेकिन कुल मिला करके ये समाज के हित में है। ये उथल पुथल जो है, इसी से एक जो सर्व स्वीकृति की बात होती है या ज्यादा लोगों की पसंद की बात, वही मान ली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले, सभी राजनीतिक दल जो है वो सक्रिय हो गए हैं। इस बार फोकस जो है वो सबसे ज्यादा जल्दियों पर दिया जा रहा है। और जिस तरीके से इस बार मुद्दे जो है आरक्षण को ले लो, यूजीसी ले लो, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, तमाम मामले जो है ऐसे में हो, तो विपक्ष कह रहा है कि इस बार सरकार की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। हालांकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर हमारी बात हो रही थी सर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हमारे साथ सूर्य कुमार सर थे, जिन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि 2017 के पहले की कानून व्यवस्था कैसी थी और 2026 तक की जो कानून व्यवस्था है कितना परिवर्तन हुआ, कितना बदलाव जो है वो हुआ है। और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार जो काम कर रही है, लोगों को उसका सीधा लाभ जो है वो मिल रहा है और अपराधी थर थर कांप रहे हैं। वीडियो अमरीश के साथ मैं सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।